वेलकम बैक बच्चों। आपकी नई किताब है एनसीईआरटी की क्लास 6 की मल्हार, जिसमें पाठ 12 आपको दिया गया है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे। आप लोगों ने पाठ 11 तक पढ़ लिया होंगे बेटा। अभी 10 और 11 का अभ्यास कार्य मैं बहुत जल्दी ही कराऊंगी आपको। आज मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ। तो हिंद महासागर कहाँ पर है वो आपको आई होप मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार भारत के नक्शे में दिखा देती हूँ। इस नक्शे में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत के नक्शे में आपका भारत का नीचे का हिस्सा आ जाता है। यहाँ पर इस साइड में आपका ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी आ जाती है। इधर ये अरब सागर यानी कि अरेबियन सी आ जाता है। नीचे देखिए आपको दिख रहा है, ये नीचे की तरफ यहाँ पर इंडियन ओशियन, जिसे कि हम हिंद महासागर कहते हैं, नीचे दिखता है बेटा। भारत के नीचे सारा का सारा ये हिंद महासागर है। ये सारा का सारा ये हिंद महासागर है बेटा सारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान यानी कि इस हिंद महासागर में कहीं कोई छोटा सा देश है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि पाठ में हमें किस देश के बारे में पढ़ने के लिए बताया जा रहा है। तो बेटा एक यात्रा वृतांत है। ये पाठ जो है आपका हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, ये एक यात्रा वृतांत है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के बारे में बताता है, ताकि आगे आने वाले समय में कोई व्यक्ति अगर उस जगह पर रहने के लिए जाए, घूमने के लिए जाए, तो उसको कुछ उससे मदद मिल सके। तो चलिए इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेखक का नाम हम बाद में ही देखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ एज यूजुअल इस पाठ में भी लेखक का नाम लास्ट में दिया गया है, लेखक का परिचय भी बाद में दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। तो यात्रा पर निकले, दिल्ली से 15 जुलाई को निकले, बंबई पहुंचे, बंबई जिसे अब मुंबई कहा जाता है। मुंबई से 16 जुलाई को निकले, फिर मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई से 16 जुलाई को निकले और मुंबई से निकल के नैरोबी पहुंचे। नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए निकले। इधर से जाते समय नैरोबी, जो कि केन्या में है, कि दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। यानी कि जब जा रहे थे तो नैरोबी से 17 जुलाई को गए, तो उनको कहते हैं कि मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया इधर से जाते टाइम। इसलिए अतएव का मतलब इसलिए, अतः इसलिए ही मन में यह लोभ जग गया, मेरे मन में यह लालच आ गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि मॉरिशस में भारतीयों से मिलना था, मुझे अफ्रीकियों से मिलना था, लेकिन मेरे मन में आया कि इससे पहले मैं अफ्रीका के शेरों से मिल लेता हूँ एक बार। तो जहाज यानी कि विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, मैं यहाँ पर फ्री था। अतएव मतलब फिर से वही आ गया यहाँ पर, अतएव यानी कि इसलिए जिस दिन हम नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नेशनल पार्क में उनको वहां पर मिलेंगे कौन? अफ्रीका के शेर, ठीक है। आगे है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, यानी कि आप शेर मिलेंगे इस बात से ये कंफ्यूज ना हो कि वो कोई चिड़ियाघर है। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, क्लियर कर दिया है लेखक ने। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। यानी कि नैरोबी का जो नेशनल पार्क है वो शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें घास ज्यादा है, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, सर्वत्र का मतलब सब जगह, सभी जगह, एवरीवेयर, ठीक है, अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। पर्यटक यानी कि टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट घूमने आने वाले। तो वहां पर इस जंगल में, नैरोबी का जो नेशनल पार्क है, पूरा जो बहुत बड़ा जंगल है, वहां पर घास बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत कम है, लेकिन हर जगह अच्छी सड़कें बनी हुई हैं जहां पर टूरिस्ट की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। तो हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, यानी कि काफी दूर था, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े, शेर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। इसी जगह पर 2 गाड़ियां खड़ी थी, उन पर तरह तरह के बंदर, लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं।
अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। अतएव का मतलब इसीलिए, है ना, यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं वो इन बंदरों को खाने पीने के लिए फल बिस्किट दे देते हैं, इसलिए ये बंदर जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है तो उसको घेर लिया करते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। मतलब बहुत दूर तक चलने के बाद, वहां पर 10-20 मील की सड़क तय करने के बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर शेर उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वो जन्म भर नहीं भूलेगा, यानी कि वहां जो कुछ देखा है हमने वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलेगा, हम हमेशा याद रखेंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे, मतलब 7-8 शेर थे जो लेटे हुए थे, सोए हुए थे, और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। मोटरें क्यों खड़ी थी, गाड़ियां क्यों खड़ी थी, क्योंकि सभी लोग उनको देखने के लिए पहुंचे थे। तो राये कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मतलब कि शेरों को कोई परवाह नहीं थी कौन आए हैं, क्यों आए हैं, उनको बिल्कुल वो मस्त होकर के अपना लेटे हुए थे, सो रहे थे। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात करना मतलब नजर डालना, देखना, यानी कि जो गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे उनकी ओर शेरों ने बिल्कुल देखा ही नहीं, मानो हम लोग तुच्छ अति तुच्छ, तुच्छ अति तुच्छ, तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ, यानी कि हम तुच्छ हो, बहुत छोटे हों, छोटों से भी छोटे हों, ऐसे हमारी तरफ को शेरों ने बिहेव किया हमारी ओर, और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं, मतलब उनके देखने के लायक भी ना हो हम लोग, ऐसे हमारे साथ उन शेरों ने बिहेव किया। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे, हम लोग वहां पर आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, एक शेर उठा, उसने जम्हाई ली। दूसरे ने देह को ताना, स्ट्रेच किया, अपनी देह को, अपने शरीर को स्ट्रेच किया, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई, हमारी ओर किसी भी शेर ने नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझेगा, मतलब वो लोग पेड़ पौधों को तो देख ले रहे थे पर हमको नहीं देखा उन्होंने, हमें खरपतवार से भी बदतर समझा। यानी कि शेर जो थे वो पेड़ पौधों को देख रहे थे, खरपतवार तक को देख रहे थे, लेकिन जो वहां पर टूरिस्ट खड़े हुए थे अपनी गाड़ियों में अपने शीशे बंद करके शेरों को देखने के लिए, उनकी तरफ शेरों ने बिल्कुल भी नहीं देखा। उनको सबसे खराब माना गया कि जिस तरफ देखने के भी लायक उन्होंने नहीं समझा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, हिरन दिखाई दिए, पूरा ग्रुप था हिरणों का, डियर्स, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। एक जिराफ खड़ा था उनके बीच में बिल्कुल बेवकूफ की तरह से। अब दो जवान सिंह उठे और दो ओर चल दिए। जब उन्होंने देखा दूसरी तरफ हिरणों का झुंड दिखाई दिया, उनके बीच में एक जिराफ खड़ा था, तो दो जवान शेर उठे और दो तरफ को चल दिए, एक इस तरफ एक उस तरफ। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे तक आगे बढ़ने लगा। मोर्चा यानी कि जहां हिरणों का झुंड था, बीच में एक जिराफ खड़ा था, उस तरफ को बढ़ने लगा। एक शेर उड़ करके बीच में एक जगह पर बैठ गया। अब आगे क्या हुआ, हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही। हिरणों का जो झुंड था, ताड़ लिया का मतलब वो समझ गए कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, शेरों की नजर पड़ रही है, शेर उनको देख रहे हैं। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए, यानी कि खाना पीना, चरना यानी कि खाना घास खा रहे थे, उसको भूल करके चौकन्ने हो उठे, अलर्ट हुए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड में से कुछ हिरन निकल करके दूसरी तरफ को भागने लगे, लेकिन बाकी के जो हिरन थे वो वहीं के वहीं खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे। मतलब बाकी हिरन ठिठक करके एक जगह पर इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि शेर उनको देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को ये समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। मतलब उनको एक पता चल चुका था, इतने दिन तक उनको रहते रहते आभास हो चुका था, तो हिरन जो थे समझ पा रहे थे कि वो किसी भी तरफ भागे तो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते हैं। जो शेर होते हैं वो सूरज ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद यानी कि सूरज ढलने के बाद शिकार करते हैं, और झुंड का शिकार नहीं करते हैं कभी भी। जब हिरन झुंड में होते हैं तो उनका शिकार शेर नहीं करते हैं, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है कोई जानवर, उसका शिकार शेर किया करते हैं।
अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। अब ये पता चल गया कि हिरन जो थे वो भाग क्यों नहीं रहे थे, एक गोले में ही क्यों खड़े हुए थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा बीपी बढ़ रहा है इस दृश्य को देख करके। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। इसलिए मैंने तय कर लिया, मैंने फैसला किया कि अब मुझे घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े नैरोबी से मॉरिशस तक। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद वो मॉरिशस पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मॉरिशस। तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान कहाँ है? मॉरिशस को बोल रहे हैं वो। तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे, मतलब रात को 10 बजे मॉरिशस पहुंचे लेखक। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। वहां पर बहुत लोग लेखक को वेलकम करने के लिए तब भी खड़े हुए थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर ये भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वो छोटे पैमाने पर भारत ही। हम तब वहां पर जो वेलकम देखा हमने, जो हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर जो हमारा स्वागत हुआ, उसको देख करके हमारे मन में ये भावना आई, हमें ये फीलिंग आई कि ये भी हमारा एक भारत ही है, छोटा भारत ही है। तो मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 डिग्री के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। तो इन्होंने लोकेशन बता दी मॉरिशस की। मॉरिशस भारत से भूमध्य रेखा जो आपकी कही जाती है उससे दक्षिण में बसा हुआ है, देशांतर रेखा के बिल्कुल पास में, लेकिन पश्चिम की ओर बसा हुआ है। आगे, मॉरिशस की लंबाई 29 मील है और चौड़ाई 30 मील है, मतलब बहुत छोटा सा देश है ये मॉरिशस। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है, मतलब पूरा मॉरिशस 720 मील है और ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है, भारतीय समुद्र का हिंद महासागर का सबसे खूबसूरत सितारा है, मॉरिशस को कहा जाता है बेटे। ठीक है, तो मॉरिशस आप देख सकते हैं, हमारा भारत यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद मॉरिशस ये रहा बेटा। तो हिंद महासागर में मॉरिशस है जहां पर लेखक गए हैं, ये लोकेशन है इसकी। भूमध्य रेखा से आपको बताया था, पश्चिम की तरफ को आपको बताया गया था, तो देखिए ये लोकेशन है इसकी। यहां से आप समझ सकते हैं, चित्र से बेहतर समझ में आता है कि इसकी लोकेशन क्या है, तो आप समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, आगे, मॉरिशस वो देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। बहुत छोटा सा देश है, समुद्र यहाँ ज्यादा से ज्यादा 15 मील दूर होता है या फिर उससे बहुत कम होता है। तो मॉरिशस वो देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग, यानी कि 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। यहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वो देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई, मतलब वहां की गलियों के नाम लोगों ने दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, हैदराबाद रखे हुए हैं। ठीक है, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है, वहां एक मोहल्ला है जिसका नाम काशी है। तो मॉरिशस वो देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है, तब ये जगहें हैं, उनके नाम है वहां पर। मॉरिशस वह देश है जहां माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज, मतलब वहां पर माध्यमिक स्कूल यानी कि 8th क्लास तक के जो स्कूल हैं उन्हें वहां पर कॉलेज कहा जाता है। जो कि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है वहां पर, मतलब ज्यादातर लोग जो है वहां पर वो बिहार के और उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए वहां पर हिंदी काफी बोली पढ़ी समझी जाती है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। वहां पर जो कामकाज होता है, सरकारी कामकाज होता है, वो अंग्रेजी में होता है, लेकिन वहां का कल्चर जो है, वहां की भाषा फ्रेंच है। मगर जनता यहाँ क्रेओल बोलती है, यहाँ की आम बोलचाल की भाषा क्रेओल है, यानी कि सरकारी कामकाज जो होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, संस्कृति की भाषा वहां फ्रेंच है और जनता यहाँ पर क्रेओल बोलती है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से, यानी कि क्रेओल जो है वो फ्रेंच की ही एक बोली है। जैसे भोजपुरी हिंदी की बोली है, ऐसे ही भाषा है वैसे तो भोजपुरी, पर हिंदी के जैसी ही लगती है। तो इसी तरीके से जो क्रेओल है वो फ्रेंच से मिलती जुलती भाषा है और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा
भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर या तो लोग जो है क्रेओल बोलते हैं या फिर भोजपुरी बोलते हैं। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। मतलब वहां पर जितने भी भारतीय हैं वो या तो भोजपुरी बोलते हैं या फिर उसे कम से कम समझ तो लेते ही हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। जो वहां पर भारतीयों के अड़ोसी पड़ोसी जो चीनी लोग रह रहे हैं वो लोग भी वहां पर भोजपुरी खूब बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है, वहां की भोजपुरी अलग है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब वहां के लोग बोलते तो हैं भोजपुरी, लेकिन उसमें फ्रेंच के बहुत सारे शब्द मिल चुके हैं, आपको बार बार वहां पर उन शब्दों के अर्थ पूछने पड़ते हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली। ऊख कहते हैं बेटा गन्ने को, शुगर केन, तो शुगर केन की वहां खेती होती है और बड़ी सफलता से होती है और इसका क्रेडिट भारतीयों को जाता है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, पूरे का पूरा द्वीप जो है ये मॉरिशस कृषि प्रधान है, यानी कि वहां पर खेती होती है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। वहां का चीनी एकमात्र उद्योग है, वहां पर सिर्फ चीनी का काम होता है, चीनी वहां पर तैयार की जाती है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। यानी कि अगर यहाँ पर भारतीय वंश के लोग इस टापू पर ना गए होते तो यहाँ पर ऊख की खेती नहीं हो पाती, और ऊख की खेती नहीं होती तो यहाँ पर चीनी नहीं तैयार हो पाती, चीनी के कारखाने बन ही नहीं पाते। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मतलब हम भारत में बैठे बैठे ये बात बिल्कुल नहीं समझ सकते कि हमारी संस्कृति कितनी जान वाली है, कितनी पुरानी है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते। चिरायु मतलब लंबी आयु वाली, प्राणवती मतलब जानदार, ठीक है, और प्राणवत्ता मतलब उसके अंदर जान होना, संस्कृति की प्राणवत्ता, उसके अंदर कितनी जान है हमारी संस्कृति में, इसका ज्ञान हमें मॉरिशस जाकर बड़ी आसानी से मिल जाता है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए। वहां के जो मालिक लोग थे उनकी इच्छा तो यही थी कि जो भारतीय लोग यहाँ पर आए हैं वो भी क्रिश्चियन बन जाएं। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। प्रलोभन यानी कि लालच, उनको जो ऑफर्स दिए गए, जो लालच दिया गया वो उन्होंने ठुकरा दिया, अपनाया नहीं, क्रिश्चियन नहीं बने, हिंदू ही बने रहे। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। यानी कि जिस जगह पर वो पहुंच गए थे, भगवान ने उन्हें जहां भेजा था, उस द्वीप को उन्होंने हिंदुस्तान बना दिया, खुद क्रिश्चियन नहीं बने। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये हमारे लिए सफलता की बात है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। यानी कि हमारे भारतीय किसी और देश में गए, किसी और द्वीप में गए, वहां जाकर के उन्होंने वहां के कल्चर को नहीं अपनाया बल्कि अपने कल्चर को वहां पर फैला दिया। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। आगे है, मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। शिवालय यानी कि शिव का मंदिर, शिव का आलय यानी कि शिव का मंदिर। मॉरिशस के जितने भी प्रमुख गांव हैं हर जगह शिव के मंदिर हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं। यानी कि वहां पर जितने भी प्रमुख गांव हैं वहां पर सभी के सभी हिंदू तुलसीदास की लिखी हुई जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसका पाठ करते हैं, उसे पढ़ते हैं, अथवा ढोलक और झांझ पर इसका गायन करते हैं। ढोलक बजाकर, झांझ बजाकर इसको गाते हैं। मतलब कि वहां पर वो लोग, शिवालय है वहां पर जगह जगह, रामायण का, रामचरितमानस का पाठ करते हैं या फिर उसको गाते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। मतलब मॉरिशस के जो मंदिर और शिवालय हैं उन्हें मैंने बहुत ही स्वच्छ पाया, बहुत साफ सुथरे थे, सुंदर थे। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते। वो कहते हैं कि काश हम भारतवासी भी अपने मंदिरों को, अपने तीर्थ स्थानों को उतना ही साफ सुथरा, उतना ही सुंदर बनाए जितने कि मॉरिशस में मुझे दिखाई पड़े थे। आगे है, भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है। मतलब भारत में जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं वो मॉरिशस में भी मनाए जाते हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रमुख मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में हम दिवाली मनाते हैं, वहां पर शिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। मॉरिशस के मध्य में, मॉरिशस के बीच में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है। मतलब ये कहा जाता है कि तालाब जो है, झील जो है, ये परियों से जुड़ी हुई है और इस झील का नाम अब परी तालाब हो गया। झील का नाम सबने परी तालाब रख दिया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी प्रतीक का स्थान, मतलब केवल तीर्थ स्थान ही नहीं है वो,
बल्कि इतना सुंदर है कि उसे पिकनिक का स्थान माना जा सकता है। किंतु यहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते। यहाँ पर जो भी लोग पिकनिक के लिए जाते हैं वो अपने साथ मांस मछली नहीं लेके जाते हैं, मतलब मीट या नॉन वेज नहीं लेकर के जाते हैं। न अपवित्रता का वहां कोई व्यापार करते, कोई ऐसा व्यापार भी वहां पर नहीं करता है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण कर अपने कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। वहां पर शिवरात्रि पर क्या करते हैं, मॉरिशस के सारे हिंदू, जैसे हमारे यहाँ तो ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहन के कांवड़ लेकर के आते हैं। बेटा कांवड़ आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जरूर। वहां पर लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, अपने कंधे पर कांवड़ रखते हैं, परी तालाब पर जाते हैं, वहां से पानी भर करके अपने गांव के शिवालय में जाते हैं, वहां जल चढ़ाते हैं शिव जी को और उसके बाद अपने घरों में घुसते हैं। वे ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। वो ये काम बड़ी पवित्रता के साथ करते हैं, बड़ी ही भक्ति भाव के साथ करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गाधी टोपी पहनते हैं। वहां पर जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब सफेद साफ चमकदार धोती पहनते हैं, उजली कमीज पर, उजला मतलब चमकदार, और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। सफेद ही होता है आमतौर पर, सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, बच्चे उस दिन हाफ पैंट पहन लेते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है, उस दिन गांधी टोपी उनको भी पहननी पड़ती है। तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। मतलब परी तालाब पर जो ये मेला लगता है, ये मॉरिशस का एक प्रमुख आकर्षण, एक प्रमुख वहां का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसे देखने के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी वहां पर काफी संख्या में आते हैं। तो ये यात्रा वृतांत लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जो कि हमारे बहुत ही प्रमुख, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ये था यात्रा वृतांत, जो कि मॉरिशस के बारे में आपको बताया गया। एक गांधी टोपी जिक्र आया है, मैं आपको गांधी टोपी दिखा, आप लोग देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक गांधी टोपी है। पहले फोटो में ये पहनी हुई है गांधी टोपी, दूसरे फोटो में आपको दिखाई पड़ रही है गांधी टोपी। पुराने टाइम में, आपसे 20-25 साल पहले काफी लोग इस टोपी को पहना करते थे। मराठी टोपी होती है बेटा ये। आपने अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के लोगों को भी ये तरह की टोपी लगाई देखा होगा बेटा, तो इसे गांधी टोपी कहते हैं। ये महाराष्ट्र में, जो मॉरिशस में सॉरी, वहां पर जब शिवरात्रि होती है तो शिवरात्रि पर वहां के बच्चे बड़े सभी लोग ये गांधी टोपी जरूर पहने। तो ये पाठ आपका एक यात्रा वृतांत था जो आज हमने पढ़ा। पाठ के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आज जो हमने ये यात्रा वृतांत पढ़ा है, इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता क्या है? भारत और भारत की संस्कृति। ये लिखते हैं भारत के विषय में, भारत की संस्कृति के विषय में लिखते हैं। इनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह, देश प्रेम का भाव बहुत देखने के लिए मिलता है बेटे। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, यानी कि आजादी मिल गई थी, उसके बाद भी भारत का गौरव गान इनकी रचनाओं में हमें पढ़ने के लिए मिलता रहा। इन्होंने बच्चों के लिए भी काफी पुस्तकें लिखी, जिनमें मिर्च का मजा, पढ़कू की सूझ, सूरज का ब्याह वगैरह बहुत प्रसिद्ध रहे हैं बेटा। तो पाठ आपको कैसा लगा, समझ में आया, कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इससे हमको भी हौसला मिलता है बेटा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। पाठ का अभ्यास कार्य और पिछले पाठों का अभ्यास कार्य भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूंगी। चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।